नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक हैं, उन पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज बात करते हैं कौटिल्य की षड्गुण नीति की, कि कौटिल्य की षड्गुण नीति क्या है। इस षड्गुण नीति के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, कौटिल्य की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, आप सभी को पता है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ये परराष्ट्र नीति, मतलब दूसरे राष्ट्रों के साथ में हम किस प्रकार से बर्ताव करें, कैसे हमारी नीति रखें कि हम एक सफल संचालन कर सकें, अपने देश का सफल संचालन कर सकें। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए राजा को षड्गुण नीति अपनाने का परामर्श दिया। तो षड्गुण नीति के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि राजा को 6 गुण जो हैं उनको अपनाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो 6 प्रमुख तत्व हैं, 6 प्रमुख गुण हैं, इन्हें आप तत्व भी कह सकते हैं। तो इस नीति को, यानी ध्यान दीजिएगा, षड्गुण नीति को, कौटिल्य षड्गुण नीति को कहते हैं कि राज्य का मूल मंत्र है। क्या है राज्य का मूल मंत्र? प्रश्न हर लाइन में बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है और पहले वाले वीडियोस भी देख लेने हैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। तो षड्गुण नीति के लिए कौटिल्य कह रहे हैं कि ये जो नीति है ये राज्य का क्या है, मूल मंत्र है। ठीक है। कौटिल्य ने राजा को कहा कि राजा अपनी क्षमता के अनुसार इन गुणों का, इन तत्वों को जिसे सही समझे व्यवहार में अपनाएगा, जो निम्न है। मतलब ये जो षड गुण हैं, 6 जो गुण हैं, 6 जो प्रमुख तत्व हैं, राजा को अपने विवेक से इन गुणों में से जो परिस्थिति बन रही है उस गुण को प्रयोग में लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो 6 गुण हैं ये राज्य का मूल मंत्र है। कौन कहते हैं? कौटिल्य। और कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। और हम कौन से नीति की चर्चा कर रहे हैं? षड्गुण नीति। किसमें कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं? 6 प्रमुख गुण या 6 प्रमुख तत्व। ठीक है। अब ये 6 प्रमुख गुण या 6 प्रमुख तत्व कौन से, इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है संधि। तो शत्रु की शक्ति नष्ट करके स्वयं शक्तिशाली बनना इसके अंदर उद्देश्य होता है। कि किसी भी दूसरे राष्ट्र से यदि आपको लग रहा है कि खतरा है, ठीक है, आपको भविष्य में लग रहा है ये नुकसान दे सकता है, तो राजा को ये कदम उठाना चाहिए कि उससे इस प्रकार से संधि करे कि शत्रु जो राष्ट्र है, राज्य है, उसकी शक्ति नष्ट हो जाए और स्वयं शक्तिशाली बन जाए। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उससे आपको खतरा है, तो आप अपने और पड़ोसी राज्यों से क्या करेंगे? संधियाँ करेंगे। उससे फिर आपका राष्ट्र क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। तो पहला जो पॉइंट था, पहला जो षड्गुण था, वो कौन सा था? शक्ति। ठीक है। सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश है। विग्रह वाली कंडीशन में कहते हैं युद्ध की स्थिति। ठीक है। कि भाई अपने को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। लेकिन अब आपके सामने एक यान शब्द आएगा। तो यान शब्द का मतलब यहाँ पर वास्तविक आक्रमण से लिया जाता है। ये युद्ध और वास्तविक आक्रमण दोनों एक सी कंडीशन हो गई, लेकिन जो ये वास्तविक आक्रमण है ये युद्ध से एक कदम आगे है। क्या है? एक कदम आगे की कार्यवाही है। यान वास्तविक आक्रमण है। ठीक है। क्या है? वास्तविक आक्रमण। तो संधि को अपनाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो विग्रह नामक पॉइंट को याद रखना चाहिए, इस नीति को अपनाना चाहिए, इस गुण को अपनाना चाहिए, या फिर यान वास्तविक आक्रमण भी करना चाहिए अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए। ठीक है। फिर है संश्रय का मतलब हो गया कि भाई बलवान के पास आश्रय। देखियो, कई बार कोई स्टेट है, कोई राष्ट्र है ए, इसके ऊपर जेड ने हमला कर दिया, तो ए के ऊपर हमला किया जेड ने, तो यहाँ पर राजा को चाहिए कि भाई वो मरने से अच्छा है कि वो जो पास में जो एक स्टेट है बी शक्तिशाली, इसके पास में आश्रय ले ले, इसके पास में चला जाए, इसके पास में विनती करके इसके अंदर घुस जाए या इसके अंडर चला जाए, मतलब इसके कंट्रोल में चला जाए। ठीक है। तो संश्रय का मतलब बलवान के पास आश्रय। जब आप बलवान के पास में आश्रय ले लेंगे तो जेड जो है
इसकी भी रूह काँप उठेगी, ये भी आपके ऊपर आक्रमण करने से रुक जाएगा। तो ये भी क्या है, एक नीति है, क्योंकि कौटिल्य शासन प्रशासन संचालन की एक व्यवस्थित नीति के बारे में बताते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि राजा को जैसा सही समझे व्यवहार में इन षड्गुणों में से नीतियों को पिक करके जल्दी से उन्हें अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। फिर हो गया आसन, यानी तटस्थता, ना इधर का ना उधर का, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, अपने को क्या रखना है, तटस्थ रखना है। राजा को तटस्थता वाले गुण को भी काम में लेना चाहिए। जब उसे लगे कि इधर गिरे तो खाई, इधर गिरे तो कुआं, तो उसको तटस्थ हो जाना चाहिए। किन्हीं दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में नहीं घुसकर अपने को तटस्थ कर ले। जैसे अभी वर्तमान में, या फिर कह सकते हैं नेहरू के समय से अपने भारत देश ने गुटनिरपेक्षता अपना रखी है। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर तटस्थता से नहीं लिया जाता, लेकिन कहीं हद तक, एक सीमा तक देश क्या रहता है, तटस्थ रहता है। द्वैधी भाव का मतलब है एक से संधि दूसरे से युद्ध, मतलब अपने व्यवहार में दो परिस्थितियां लेकर चलना, दो परिस्थितियां लेकर चलना। जैसे आपने देखा होगा कि अमूमन जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझते होंगे कि द्वैधी भाव में ये होता है कि आपके कोई घर में प्रोग्राम है, समझिए इस चीज़ को, तो दो परिवारों की आपस में लड़ाई हो रखी है, लेकिन आपने जब इनवाइट किया तो वो ये कहते हैं कि या तो मैं जाऊँगा या फिर ये जाएगा, हम दोनों तो नहीं आ सकते। तो वहाँ पर आपकी जो व्यवस्था हो सकती है वो ये होगी, भैया तो तुम दोनों ही मत आओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें उनमें से एक से खतरा है और एक से तुम्हें फ़ायदा है, तो तुम कहोगी भाई एक से हम दोस्ती कर लेते हैं, एक से क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, एक से हम कर लेते हैं दोस्ती कर लेते हैं, दूसरे से क्या कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, दूसरे से क्या कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे। तो एक से हमने संधि कर ली, एक से हमने युद्ध कर लिए। द्वैधी भाव जो है अपने व्यवहार में, कुशल शासन संचालन में, ये राजा को रखना चाहिए द्वैधी भाव। एक से संधि दूसरे से युद्ध वाली स्थिति बनाए रखनी चाहिए। इससे क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, संधि, विग्रह, यान, संशय, आसन और द्वैधी भाव। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की जाती है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर देखिए, कौटिल्य ने दूत जो होते हैं, दूतों को राजा का मुख कहा है। दूत क्या होते हैं, दूत एक तरीके से विदेश में जाएंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ पे अपना संदेश लेके जाएंगे। कहने का मतलब जो राजा कहना चाहता है वो जाके दूत कहेगा। तो दूत अब कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा बहुत ही प्रखर बुद्धि का है, तो दूत भी प्रखर बुद्धि का ही होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, इस संबंध में कौटिल्य कहते हैं कि दूतों की नियुक्ति जो है सावधानी बरतने को कहा है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा जब दूत की किसी दूत की नियुक्ति करे तो बहुत ही सावधानी से करे, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति को लेना चाहिए, ढपोर संघ को ना ले। कभी राजा कह के कुछ भेजे, वहाँ पे कह कुछ दे अपनी तरफ से प्लस माइनस करके, और दो राष्ट्रों के संबंध बिगड़ जाएं। इसलिए राजा कहते हैं कि दूत जो हैं वो बहुत सावधानी बरतते हुए उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। उनको विभिन्न परीक्षाओं में बैठाकर उनकी बिल्कुल एकदम योग्यता जांचकर ही उनको दूत नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दूत क्या है, किसी राजा का मुख है। किसी राजा का क्या है, मुख है। कौन कहते हैं, कौटिल्य। ठीक है। तो प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। वन लाइनर आएंगे तब आप देखना। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर जो जासूस व्यवस्था है ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो गुप्तचरों की सहायता से शासन के उच्च अधिकारियों के कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। किसकी सहायता से, गुप्तचर की सहायता से। क्या रखी जानी चाहिए, शासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर निगरानी रखो, जासूस रखो, उनको कहो कि आप निगरानी रखें। निगरानी रखेंगे क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर ही सुरक्षा का और राज्य की समृद्धि निर्भर करती है। कौटिल्य ने गुप्तचरों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें कापटिक, ये देखिए, जिसमें कापटिक, उदास्त, गृहपातक, तापस, वदेहिक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिजुकी। इन नामों को आपको एक बार ध्यान में रख लेना है। एक बार मेरे साथ फिर दोहरा लीजिए। कापटिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वदेहिक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिजुकी। ठीक है, ये गुप्तों के प्रकार हैं।
अब कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों में पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ध्यान में रखिएगा कि कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों में महिलाओं को लिया जाता था, नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार से कथन में आ जाएगा। तो पुरुष और महिला दोनों हो सकते थे जासूस में। गुप्तचरों को विभिन्न वेश धारण करने चाहिए, जैसे साधु के वेश में घूम रहा है, भिक्षु भिखारी बन के भिक्षु बन के घूम रहा है, ज्योतिषी के रूप में, और भी विभिन्न जितने वेश धारण कर सकता है करने चाहिए। और फिर विचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचरण करना चाहिए, जिससे लोगों के विचार जान सके। सामान्य व्यक्ति बन के जाएंगे तभी तो लोग असलियत में बात करेंगे कि राजा कैसे लगते हैं उनको। तो राजा को चाहिए कि गुप्तचर पर पूरा विश्वास ना करे। अब ऐसा है, देखो, एक राजा है, ठीक है, उसने गुप्तचर बना दिए। अब गुप्तचर के ऊपर पूरा विश्वास ना करके इन गुप्तचरों पर भी एक एक गुप्तचर उसको नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब कूलर के पीछे भी एक कूलर लगा दो, तब जाके ठंडी हवा आएगी। कूलर के पीछे भी एक कूलर लगा दो, गुप्तचर के पीछे भी एक गुप्तचर लगा दो, तब जाके रिपोर्ट चकाचक आएगी। राजा को ये चाहिए, क्योंकि गुप्तचर पर पूर्ण विश्वास राजा नहीं करना चाहिए। गुप्तचर की देखभाल के लिए गुप्तचर और रखना चाहिए। और यदि गुप्तचर गलत समाचार लाता है, गलत समाचार देता है, तो उसको दंड की व्यवस्था भी कौटिल्य ने की है, ठीक है। तो गुप्तचर में क्या क्या पॉइंट थे? पुरुष और महिला दोनों हो सकती हैं, ये गुप्तचर के प्रकार हैं। और गुप्तचर को विभिन्न वेश धारण करके घूमना चाहिए। और गुप्तचर के पूरा विश्वास ना करके गुप्तचर के पीछे एक जासूस और छोड़ देना चाहिए, मतलब जासूस की भी जासूसी करवानी चाहिए। और गलत समाचार यदि वो देता है तो फिर उसकी रेल बना देनी चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो नोट में हमने गुप्तचर के बारे में बात की और षड्गुण नीति के बारे में बात की। आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल सरल भाषा में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मित्रों, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियोस। लगभग 65 से ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। बिल्कुल कंप्लीट वीडियोस अपलोड होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। इस वीडियो नोट में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।